हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी लिए चलते हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर उन्होंने जीत का आशीर्वाद लिया है। पहले एक रोड शो किया जिसमें लोगों की काफ़ी भीड़ साथ साथ चलती दिखाई पड़ी और इसके बाद काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने पहले पूजा अर्चना की। इसके ठीक पहले एक बड़ा रोड शो किया जिसमें रास्ते भर कई सारे नेताओं, समर्थकों और वाराणसी की जनता ने उनका अभिवादन किया और इस वक्त वे काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। चुनाव प्रचार के सिलसिले में तमाम दिग्गज जमकर पसीना बहा रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी इस समय वार्तालाप नेताओं के दौरे तय कर चुकी थी और इसी के तहत प्रधानमंत्री का वाराणसी आना हुआ और साथ ही साथ वे इस वक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले पूजा अर्चना की है, रुद्राभिषेक किया है और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए भी वे नजर आए। वे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में गए हैं, पहले पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया है और इसके बाद पुजारियों से, वहां मौजूद लोगों से भी उनकी चर्चा हुई है और परिसर में वे इस समय भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उनका अपना और साथ ही साथ निर्वाचन क्षेत्र, अपना संसदीय क्षेत्र है। जो पदाधिकारी हैं वो इस समय हालांकि इस वक्त हर दल के दिग्गजों का स्वागत कर रहे हैं वाराणसी में, काशी में और अगले चरण के लिए जहां भी चुनाव होने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा है, सभाएं हैं, कार्यक्रम है। श्रद्धालु प्रदक्षिणा मार्ग में स्थित क्षेत्र में वहां पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में। तो कुछ देर पहले पंचामृत से अभिषेक किया है, रुद्राभिषेक संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तक यहाँ पर दर्शन जारी रहा और देखें कि कितना बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, उनका अभिषेक किया। और इस वक्त भी वे परिसर में मौजूद हैं और जैसा हम देख पा रहे हैं, लगातार वे परिसर में भ्रमण करते हुए लोगों से मेल मुलाकात भी करें। और अब देखें आप, डमरू वे बजा रहे हैं भोलेनाथ की भक्ति का। डमरू बजाकर भोलेनाथ की भक्ति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बाबा विश्वनाथ के दर पर हैं और अब इसके बाद मंदिर परिसर में लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए वे परिसर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर गठित मंत्री समूह ने एक बैठक की। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, जिसमें आने वाले सत्र को लेकर के, आने वाले साल को लेकर के आबकारी नीति पर बातचीत हुई। इसमें मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए।
आबकारी नीति 2022-2023 को लेकर इसमें चर्चा हुई। राजस्व बढ़ाने पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं विदेशी शराब सस्ती होगी। कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख पाएंगे। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है वो घर पर बार भी खोल सकेगा। हालांकि नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। आबकारी विभाग ने उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। सभी सम्मानित मंत्रीगण किसी न किसी समिति में है। इन सभी समितियों के जो 13 के लगभग समितियां हैं, इन सभी सम्मानित मंत्रियों को अपनी बैठकें करके और 26 तारीख के पहले अपनी प्रस्तुति 26 और 27 को चिंतन बैठक कान्हा में होगी, वहां पर वो अपना विषय रखेंगे। आलोचना सिर्फ और सिर्फ आलोचना ढूंढना इनका नेचर बन गया है। ये इसी तरह के लोग हैं। तो हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, आने वाले साल को लेकर के आबकारी नीति पर डिस्कशन हुआ है, किस तरह की नीति रह सकती है, इसके बारे में कयास और कुछ संकेत जरूर मिले हैं। देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसमें कई तरीके के प्रावधान प्रदेश सरकार की ओर से किए गए थे। खासकर अगर बात करें तो हेरिटेज वाइन बनाने को लेकर सरकार ने सहमति जताई थी, जिसमें अंगूर से शराब बनाने का प्रस्ताव था। और जो मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, जो इस तरीके का उत्पादन करते हैं, उनको शराब बनाने की अनुमति प्रदेश सरकार की ओर से दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो नई जो आबकारी नीति है उसके तहत सरकार ने और भी कई प्रावधान किए थे, जिसमें 1 करोड़ की सालाना आय वालों को अब घर पर लाइसेंस से जो है शराब रखने का मिलेगा। पर लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या प्रदेश सरकार के सामने है वो नई आबकारी नीति में और ज्यादा राजस्व बढ़ाने को लेकर है, क्योंकि जो आबकारी नीति उस समय आई थी, उस समय छोटी दुकानों के माध्यम से दुकानों को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार की ओर से आबकारी विभाग ने भेजा था। पर लेकिन अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसके बाद से लगातार जो कवायद आबकारी विभाग की चल रही है, इसके लिए बाकायदा एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। उसकी लगातार बैठकें भी देखने को मिल रही है। उसमें पूरा फोकस प्रदेश में राजस्व बढ़ाने को लेकर है। नई आबकारी नीति के बाद में किस तरीके से राजस्व में बढ़ोतरी की जाए, इस बात को लेकर आज मंत्री समूह की बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सहित अधिकारी मौजूद थे। और नई आबकारी नीति जो बनाई गई है, न केवल उसकी समीक्षा की गई, बल्कि आने वाले समय में राजस्व में किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए बिना शराब की नई दुकानें खोले हुए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। लिहाजा काफी ये महत्वपूर्ण बैठक थी। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने वाली है। ऐसे में उसको लेकर जो भी परिणाम सामने निकल कर आएंगे और जो भी उसके प्रभाव, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में फिर से मंत्री समूह की बैठक होगी, जिसमें राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। पर लेकिन आज की अगर बैठक की बात करें तो आज जो पूरा फोकस था वो राजस्व बढ़ाने के साथ साथ जो आबकारी नीति बनाई गई है उसकी समीक्षा को लेकर था। पुनीत, चलिए, तो समीक्षा हो चुकी है और नीति के ऊपर बातचीत करने के लिए मंत्रिमंडल की जो उपसमिति है उसने बैठक की थी। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए सुधीर। और चलिए अब देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच करके बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया। साथ ही मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों से बातचीत की। बता दें आपको, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में एक लंबा रोड शो भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा हुई। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी और वहां के वर्तमान हालात के ऊपर चर्चा हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने को लेकर प्रधानमंत्री की 8वीं मीटिंग है। रूस यूक्रेन के बीच आज वॉर का 9वां दिन है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेन की स्थिति भयानक हो रही है। रूसी सेना यूक्रेन में कई शहरों पर हमले तेज कर कब्जे कर रही है और इसके साथ रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट पर भी कब्जा जमा लिया है। बमबारी की, जिसके बाद प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहाँ एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 40 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये जानकारी सामने आई। शुक्रवार को नमाज के दौरान आत्मघाती आतंकी ने भीड़ के बीच खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई है। बिहार के भागलपुर में बम बनाते समय हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजबली चल इलाके में रात करीब 11:30 बजे एक जबरदस्त धमाका हुआ। बम फटने से 4 मकान ढह गए। इस विस्फोट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के संगठन लामबंद हो गए हैं। भोपाल के कलेक्टर परिसर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि नई पेंशन स्कीम के जरिए सरकार सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को ठगने का काम कर रही है। इससे प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे, लिहाजा पुरानी पेंशन स्कीम ही राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में लागू हो। मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर विधानसभा बजट सत्र तक मांगे न मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों की हड़ताल को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा, बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। पूरे प्रदेश में हमने माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय को संबोधित ज्ञापन कराया है। उसी के क्रम में आज भोपाल जिले में हमारा ज्ञापन हुआ है और हमने 8 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया है। उसमें हमारा जो 11% महंगाई भत्ता है वो है, हमारा जो 7वें वेतनमान के हिसाब से जो गृह भाड़ा भत्ता रिवाइज होना चाहिए वो है, कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ होना चाहिए और सबसे बड़ी जो मांग आज की डेट में हमारे ऊपर आ रही है वो है पुरानी पेंशन को लागू करना। मेरा मत बिल्कुल यही है कि पुरानी पेंशन की जो प्रणाली थी वो पुनः लागू सरकार को करना चाहिए और इसकी शुरुआत राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है और हम ये चाहते हैं कि दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बने और कर्मचारियों की बहुत पुरानी लंबित ये जो मांग है इसको पूरा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी संविदा नीति 2018 का लाभ नहीं मिलने से नाराज हैं। पाठ्यपुस्तक भवन के दफ्तर के सामने कर्मचारियों ने संविदा नीति के आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध किया। उनकी मांग है कि कर्मचारी नीति में किए गए प्रावधानों के मुताबिक लाभ दिया जाए। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की संख्या 1,20,000 के करीब है। वहीं उनका आरोप है कि संविदा नीति 2018 में तय किया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन भुगतान किया जाएगा, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब तक इसके मुताबिक वेतन नहीं किया गया। इसकी वजह से आर्थिक संकट गहरा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र समेत कुछ विभागों ने संविदा नीति 2018 के अनुरूप संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को फाइलें भेजी थी, जिस पर वित्त विभाग ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। अगर मांग न मानी गई तो महासंघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश जीएडी के द्वारा 2018 में एक संविदा नीति बनाई गई थी, जिसके तहत संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाना था। नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और भत्ते दिए जाने थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जीएडी ने 2020 में एक आदेश जारी किया जिसमें वित्त विभाग से अनुमति लेना आवश्यक थी। वित्त विभाग के पास राज्य शिक्षा केंद्र सहित 15-20 विभागों की फाइलें वहां लंबित हैं, लेकिन वित्त विभाग अभी तक अनुमति नहीं देगा। इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन आज से हमने चालू किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।